Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you about TAT test, that is also called thematic apperception test. ये MPCE 014 जिनका सब्जेक्ट कोड है, दैट मीन्स क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, ये वीडियो उनके लिए है एंड उनको मैं ये प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्या होता है इसमें, उसका एक ओवरव्यू देने वाली हूँ. पहले तो आपके जो मैनुअल में मेंशन किया गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी. जो टेट टेस्ट है बेसिकली ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है एक तरह की, जिस में हम इनडायरेक्टली कंक्लूजन निकालते हैं. इसके कुछ स्केल्स भी है जिनकी हेल्प से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सामने वाले की पर्सनालिटी क्या है. अब क्योंकि पर्सनालिटी का टर्म आया है तो पर्सनालिटी क्या होती है उसको भी मैं बता दूं. पर्सनालिटी बेसिकली अगर साइकोलॉजी में हम रिलेट करें तो ये पर्सनालिटी वो होती है जिस तरीके से कोई इंसान ज़्यादातर सिचुएशन में रिएक्ट करता है या बिहेव करता है. इन्होंने वर्डिंग्स में इस चीज़ को कैसे समझाया है, इन्होंने समझाया है पर्सनैलिटी रिफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड कंसिस्टेंट एंड जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ ए पर्सन. यानी ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक एक तरीके का एक एक ऐसा सिस्टम होता है उसको बिहेव करने का जो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहता है, हमेशा उसी तरीके से वो रिएक्ट करता है. जैसे कि हम जनरली लोगों को देखते हुए बोल देते हैं कि अरे ये तो बड़ा गुस्सेल है. क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर सिचुएशन में गुस्से से ही रिएक्ट करता है. या कोई हंसमुख होता है तो हम बोलते हैं अरे वो बड़ा जॉली पर्सन है. क्यों? क्योंकि वो हमेशा आपको हंसता हुआ ही नज़र आएगा, कोई भी सिचुएशन है ज़्यादातर मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा, हंस के बिहेव करेगा. एक ये कंसिस्टेंट पैटर्न है, मतलब हमेशा रहने वाला एक पैटर्न है. और हमेशा वो उसी एक फ्रेम में रहता है. तो दैट इज़ वाई वो उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो उस तरह से हर एक सिचुएशन में उसी तरह से बिहेव करता है. नाउ उससे क्या होता है अगर वो इस तरह से बिहेव करता है. इन्होंने आगे उसी चीज़ को समझाया और कहा है कि अक्रॉस सिचुएशंस विच हेल्प अंडरस्टैंड हिज और हर बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल, है ना. जब हमें किसी की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा होता है तो हम जनरली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट करेगा. एक हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया होता है तो पर्सनैलिटी वो चीज़ होती है. बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम किसी की पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. और कुछ जो टूल्स के बारे में इन्होंने बताया वो है जैसे ऑब्जर्वेशन. जनरली हम ऑब्जर्वेशन से ही लोगों को पता लगाते हैं. दूसरा एक रेटिंग स्केल होता है जिससे हम पर्सनैलिटी, जैसे 16 PF हो गया. एंड देन सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज भी होती है. अगेन 16 PF इज ऑल्सो सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री. एंड फोर्थ टेक्निक होती है जिसे हम प्रोजेक्टिव टेक्निक के नाम से भी जानते हैं. दो प्रोजेक्टिव टेक्निक के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है. एक है टैट जिसे थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, जिसको हम आज डिटेल में भी पढ़ेंगे. एंड दूसरा होता है रोशे इंक ब्लॉट टेस्ट, जो ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ अपने चैनल पे. आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. नाउ टेट टेस्ट की बात आई तो टेट टेस्ट है क्या? ये प्रोजेक्टिव टेक्निक है जिसे हेनरी ए मुरे एंड क्रिस्टियाना डी मॉर्गन ने 1930s के टाइम पे बनाया गया था. और उन्होंने क्या समझने के लिए बनाया था? उन्होंने ये समझने के लिए बनाया था कि किसी इंसान की अंडरलाइंग डायनामिक्स क्या होती है, उसकी पर्सनैलिटी के डायनामिक्स क्या है, उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, कौन सी ड्राइव्स उसके अंदर डोमिनेट करती हैं, उसके इंटरेस्ट क्या है और उसके मोटिव्स क्या है. टैट टेस्ट में 31 पिक्चर कार्ड्स होते हैं और कुछ कार्ड्स में मेल फिगर होगी, कुछ में फीमेल होगी, किसी में मेल एंड फीमेल दोनों दिए होंगे, कोई एम्बिगुअस जेंडर के होंगे, कुछ एडल्ट होंगे, कुछ चिल्ड्रन की होगी, कुछ में ह्यूमन होंगे ही नहीं, और कोई एक कार्ड ऐसा भी होगा जो कम्प्लीटली ब्लैंक होगा. ये जो कार्ड्स हैं ये ओरिजिनली जो डिज़ाइन किए गए थे वो उस तरह से डिज़ाइन करते थे जिस एज और जेंडर का वो पर्सन है, सब्जेक्ट है आपके सामने. बट आप कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हो उस सब्जेक्ट के लिए. जनरली जब हम किसी सब्जेक्ट को कार्ड दिखाते हैं तो हम 10 कार्ड्स ही यूज़ करते हैं आउट ऑफ 31 कार्ड्स. वो आपके ऊपर है कि आप कौन से यूज़ कर रहे हैं. जब आप कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं और सब्जेक्ट को शो कर रहे होते हैं तो 1 बाय 1 आप उस सब्जेक्ट को शो करेंगे वो कार्ड, और सब्जेक्ट से कुछ चीज़ें पूछेंगे उस पिक्चर को दिखाते हुए. जैसे कि कुछ क्वेश्चंस के सैंपल दिए हैं कि आप क्या पूछ सकते हैं. पहला चीज़ जो आप पिक्चर दिखा के पूछेंगे वो ये पूछ सकते हैं कि ये जो पिक्चर में दिख रहा है ऐसा किन वजहों से हो रहा है. दूसरा, अभी आप इस पिक्चर में जो देख रहे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, इस मोमेंट में चल क्या रहा है इस पिक्चर में. तीसरी चीज़ कि ये
कैरेक्टर्स हैं उस पिक्चर में, उस कार्ड में, उनकी फीलिंग्स और थिंकिंग क्या है, एंड देन इस स्टोरी का आउटकम क्या होगा ये भी आप पूछ सकते हैं। सो होता क्या है, ऑब्वियसली जिस तरह से वो चीज़ों को परसीव करता है, जिस तरह के उसके ड्राइव्स होंगे, जिस तरह का उसका इंटरेस्ट या मोटिव होगा, उसी तरह की वो स्टोरीज बनाएगा और समझाएगा आपको पिक्चर के बारे में। सो जो नरेटिव है सब्जेक्ट का, उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही हमें आइडिया लगेगा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। सो उसको रिकॉर्ड करना है, एंड रिकॉर्ड करने के बाद आपको एनालाइज भी करना है। अगेन, अगर आप उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको उसका कंसेंट लेना ज़रूरी है सब्जेक्ट का। अगर सब्जेक्ट इस मेंटल सिचुएशन में है कि वो आपको परमिट करता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप सब्जेक्ट के रिलेटिव से भी ये चीज़ परमिशन ले सकते हैं इस चीज़ का। और अगर नहीं करता है तो आपको लिखना पड़ेगा, एंड मेक श्योर कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कॉन्शियस ना हो जाए आपको रेस्पॉन्ड करने में। तो बहुत सारे फैक्टर्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है जब आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। अगेन, जैसे मैंने बताया कि रिकॉर्ड करना है, देन उसको एनालाइज करेंगे सो दैट हमें उसकी नीड्स, एटीट्यूड्स और रिएक्शन पैटर्न के बारे में आइडिया लग सके। ज़्यादातर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो फॉर्मल स्कोरिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, जो जनरली होता है, और बहुत सारे फॉर्मल स्कोरिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं टेट टेस्ट के लिए, जो जिससे हम स्टोरी को कंसिस्टेंटली एंड सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके माइंडसेट के बारे में। जो दो कॉमन मेथड्स हैं इसके लिए, वो है DMM एंड SCOR। सो DMM का फुल फॉर्म होता है डिफेंस मैकेनिज्म्स मैनुअल। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म मैनुअल जो होती है, इसमें 3 डिफेंस मैकेनिज्म्स को एसेस किया जा सकता है। पहला है डिनायल। डिनायल मतलब जो लीस्ट मैच्योर स्टेट होती है, एंड प्रोजेक्शन जो इंटरमीडिएट स्टेट होती है, एंड आइडेंटिफिकेशन जो मोस्ट मैच्योर स्टेट मानी जाती है। ये 3 डिफेंस मैकेनिज्म्स को हम चेक कर सकते हैं DMM से। नाउ दूसरा जो स्केल है उसको बोलते हैं स्कोर, जिसका फुल फॉर्म है सोशल कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशन स्केल। अब आपको पता होगा कि ये सोशल कॉग्निशन के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, एंड ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी भी है एक जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड आप मेरे वीडियोस अगर मेरे चैनल पे देखेंगे तो इन सब के बारे में आपको सब कुछ डिटेल मिलेगा। सो जो स्कोर है, स्केल है, ये 4 डिफरेंट डायमेंशंस जो ऑब्जेक्ट रिलेशन में होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। वो 4 डायमेंशंस क्या क्या है? नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, किस तरह से लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह से वो शो करता है। देन अफेक्ट टोन ऑफ रिलेशनशिप पैराडिग्म्स, ये, एंड देन कैपेसिटी फॉर इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप्स एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स, एंड फोर्थ वाला जो है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल कॉजेलिटी। तो ये वाली चीज़ें चारों की चारों हम स्कोर स्केल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह से रिलेशनशिप में इमोशनली इंक्लाइंड होता है, फिर उसको वो लोगों को किस तरह से देखता है, एंड उसका जो सोशल रिलेशनशिप है उसको वो किस तरह से अंडरस्टैंड करता है वो सारी चीज़ें, एंड देन वो रिलेशनशिप में किस तरह का बिहेवियर शो करता है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था आपकी मैनुअल से। अब हम एक्चुअल टेस्ट को देखेंगे। नाउ इफ यू विल लुक एट दिस थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, ये प्रेजेंटेशन बताया गया है। कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना होता है, तो हम उससे आगे बढ़ेंगे। एंड देन ये बेसिकली टेस्ट जो है ये एक तरह का एक्सरे है पर्सनैलिटी का, जिससे हमें कुछ हिडन चीज़ें पता चल जाती है किसी के बारे में। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टेट टेस्ट के बारे में काफ़ी कुछ दिया है। आप मुझसे ये ले सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसको आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। बट मैं मेन पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि मुर्रे की थ्योरी जो थी उसमें जनरली वो किस बात पे बात करना चाह रहे थे और क्या जानना चाह रहे थे, कि वो ये जानना चाह रहे थे कि इंसान किसी अपने एनवायरनमेंट में जब रहता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, कैसे बाहर के फोर्सेस उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसके ऊपर असर डालते हैं। देन उसका जो एटीट्यूड्स है, उसकी जो नीड्स एंड वैल्यूज़ हैं, वो कैसे उसके रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करती हैं दूसरे बाहर के वर्ल्ड के साथ रिएक्ट करने पर। सो इस तरह से उन्होंने 28 नीड्स की लिस्ट बनाई थी। एंड जो फोर्सेस है, 24 पॉसिबल फोर्सेस के बारे में भी उन्होंने बात किया था जो पर्सन के एनवायरनमेंट में होती हैं। और उन फोर्सेस जो एनवायरनमेंट जिसकी वजह से इंसान इन्फ्लुएंस होता है, उसको उन्होंने प्रेसेस करके टर्म नाम दिया था कि सो एक नीड और दूसरा
प्रेसेस, 2 चीज़ों के बारे में बात की थी। नीड तो होती है उसके इंट्रिंसिक जो फोर्सेस है, और जो प्रेसेस होता है वो एनवायरनमेंट से जो उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। सो ये जब भी एडमिनिस्टर करते हैं हम टेस्ट, वो इंटरपर्सनल सेटिंग में होता है, वन ऑन वन सेटिंग में होता है। 20 कार्ड्स इन्होंने बताया है, जो 20 कार्ड्स होते हैं, जबकि हमने उसमें पढ़ा है मैनुअल में 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हम 10 ही देते हैं। जो कार्ड्स हैं उनमें मेल अगर पिक्चर है तो उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल्स की पिक्चर है तो एफ से कर रहे हैं, गर्ल्स की है तो जी से कर रहे हैं, बॉयज़ की है बी से कर रहे हैं, बॉयज़ मेल्स इस तरह से है तो बी एम से कर रहे हैं, गर्ल्स फीमेल्स तो जी एफ से कर रहे हैं। सो इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन भी दिया है कि किस तरह से हम कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, सीक्वेंशियल नंबर के हिसाब से ही करना है इसमें। सो जब भी आप कार्ड किसी क्लाइंट को देंगे या सब्जेक्ट को देंगे, सो इसी सीक्वेंस से आपको उसको देना है। आप ऐसे ही रैंडमली उठा के कोई भी कार्ड नहीं पकड़ा सकते हैं। तो जब आप एडमिनिस्टर करेंगे किसी फीमेल को या मेल को, तो इस एग्जैक्ट ऑर्डर में करना है। वन का नंबर वन वाला जिस कार्ड के ऊपर वन लिखा होगा वो, फिर जिसके ऊपर टू लिखा होगा वो, 3 BM लिखा होगा वो तीसरी बार देना है, 4 लिखा होगा वो चौथी बार देना है, लाइक दैट। 6 BM वाले को पांचवी बार देना है, इस तरह से। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर टू एनी मेल्स, किसी सिर्फ मेल्स को ही देना है तो इस ऑर्डर में देना पड़ेगा। 1 2 3 BM, 4 6 BM, 7 BM, 11 12M, 13MF। और अगर फीमेल्स को देना है तो फिर ये ऑर्डर है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखें तो यहाँ पे जैसे मेल वाले में 6 BM था तो फीमेल वाले में 6 GF है, ऐसे ही 7 GF है, और उसमें मेल वाले में 7 BM था। तो इस तरह से वेरिएशन है कार्ड्स में, इसीलिए ये ऑर्डर इन्होंने यहाँ पे सेपरेटली बताया हुआ है। फिर इन्होंने ये भी बताया कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो कार्ड दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। 1 2 3 BM, 3 GF, 4 5 6 BM, 6 GF, 8 BM एंड 8 GF, इस तरह से दिए जाते हैं। सो जब भी आप एडमिनिस्टर करते हैं उसको आराम से सब्जेक्ट को आपके पास बिठाना है, आप उसके बगल में बैठेंगे, एग्जामिनर उसके बगल में बैठेगा, और उसकी तरफ चेयर टर्न कर उसकी से दूर थोड़ा चेयर को टर्न करके बैठना है। फिर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की है। जब भी आप पिक्चर शो कर रहे हैं, एक ही पिक्चर एक बार में शो करना है, और उससे सब्जेक्ट को बोलना है कि आप जितनी ड्रामेटिक स्टोरी बना सकते हो इसकी आपको बनाना है। और जो 10 पिक्चर्स है उसका ओवरऑल टाइम पीरियड 50 मिनट्स का होगा। और इन्होंने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी दिए हैं कि आपको क्या क्या पूछना है। ये ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ तो मैं इसको नहीं करूँगी रिपीट, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो प्रोसीजर है इन्होंने बताया है कि जब आप उसको पिक्चर दिखाएंगे तब का टाइम आपको नोट करना है, और जब वो स्टोरी बोलना शुरू कर देगा तब तक का ही टाइम करना है। तो वो एंड टाइम माना जाएगा जब वो स्टोरी बोलना शुरू करता है तब। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना है। जब आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तब आपको उसका बिहेवियर भी नोट करना है कि कहाँ पे वो पॉजेस ले रहा है, कहाँ वो ब्लश कर रहा है, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है उस स्टोरी में, उसका कहाँ पे उसकी वॉइस में चेंज आ रहा है, ये भी चीज़ आपको नोट करनी होगी। और आप जब भी नोटिस करेंगे तो आप ये भी देखना कि किस तरह से आप उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि उसका फ्री फ्लो कितना है जब वो अपनी स्टोरी बता रहा है। और जब भी वो अपनी स्टोरी बना रहा है तो अनहैम्पर्ड होना चाहिए, यानी कि आप इंटरप्ट नहीं करेंगे उसकी स्टोरी में। जब वो पॉज ले तब आप उससे बात कर सकते हैं। फिर प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बताया कि सीक्वेंस में ही होना चाहिए, तो मैं आपको पिक्चर ज़रूर दिखाना चाहूँगी वन बाय वन। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है जिसमें हमें 3 चीज़ें के बारे में नोट डाउन करना है कि डिस्क्रिप्टिव लेवल में द बॉय इज़ प्रैक्टिसिंग टू इंक्रीज हिज कॉम्पिटेंस। इंटरप्रिटेटिव क्या है, इफ़ वन प्रैक्टिस देन ही और शी विल इम्प्रूव। डायग्नोस्टिक लेवल क्या होता है, द क्लाइंट हैज़ अ हाई नीड फॉर अचीवमेंट विद अ हाई लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी, है ना, यही आपको कंक्लूजन निकलता है। सो इस तरह से 3 लेवल पे आपको चेक करना है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर फिर से दिखा के पूछा है कि जैसे पिक्चर 1 में अ बॉय इज सिटिंग एट अ टेबल लुकिंग एट अ वायलिन प्लेस्ड ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम। फिर देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिक्चर 2 है और इसमें ये गर्ल और पीछे मैन एंड हॉर्स ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन है, पिक्चर 2 में क्या मेंशन है, कंट्री सीन है ये, है ना, कंट्री सीन दिख रहा है विद अ वुमेन होल्डिंग अ बुक इन द foreground. In the background, a man is working
वर्किंग ए फील्ड वाइल अ वुमन वॉचेस। फिर यहाँ पे थर्ड पिक्चर है, यहाँ पे एक बॉय दिख रहा है आपको, है ना। फिर अ बॉय इज हडल्ड नेक्स्ट टू अ काउच, ऑन द फ्लोर नेक्स्ट टू हिम इज एन एम्बिगुअस ऑब्जेक्ट दैट कुड बी अ सेट ऑफ कीज और अ रिवॉल्वर। देन आगे यहाँ पे एक और पिक्चर है, अ वुमेन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू एन ओपन डोर विद वन हैंड ग्रैबिंग द साइड ऑफ द डोर एंड द अदर होल्डिंग हर डाउनकास्ट फेस, है ना। सो इस तरह से ये पिक्चर्स इन्होंने दिखाई है। मैं सब कुछ रीड नहीं करूँगी, आप बस पिक्चर्स देख लीजिए सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें कि पिक्चर किस किस तरह की हैं। इसमें बड़ी एम्बिगुअस सी पिक्चर्स हैं, अजीब सी पिक्चर्स हैं, है ना। सो जब आप सब्जेक्ट को देंगे तो सब्जेक्ट इन्हीं पिक्चर्स को देखकर इसके बारे में बात करेगा, और क्वेश्चनर आपको पता है कि आपको क्या पूछना है। सो ये कुछ पिक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट 10 कार्ड्स की पिक्चर होती हैं जो हम शो करते हैं। सो ये वो पिक्चर्स हैं। आप मुझसे ये डॉक्यूमेंट ले सकते हैं क्योंकि इसमें बताना बहुत मुश्किल है हर एक चीज़ को इन डेप्थ। अब हम इसके बाद, जब मैंने ये आपको पिक्चर बता रही थी, देखिए कोड के साथ है ये पिक्चर्स। सो इन कोड्स के साथ पिक्चर्स है ये। इस तरह से बहुत सारी पिक्चर्स है जिसमें कभी ह्यूमन की पिक्चर्स हैं, किसमें पिक्चर्स नहीं है, एंड देन आपको पूरा डिटेल अपने सब्जेक्ट से पूछना है। सो ये तो थी पिक्चर्स। अब हम बात करेंगे इनकी स्कोरिंग कैसे करते हैं।